हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंजूसी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। ये बिल्कुल लगभग एंड वाला पार्ट है आपका। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो नगर नियोजन के, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार का था, आर्थिक स्थिति क्या थी, मतलब वो जीने के लिए क्या करते थे, क्या भोजन खाते थे, कौन सी फसल को उगाते थे मुख्यतः, तो वो चीज़ें देखेंगे। सामाजिक स्थिति, तो समाज में किस प्रकार के लोग थे, कैसे वो रहा करते थे, ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। विदेशी व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे क्या, और करते थे तो किन किन लोगों से या किन देशों से व्यापार करते थे। मूर्ति कला एवं मुद्रा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा जो है वो किस धातु की बनी होती थी या किस पदार्थ से बनी होती थी, और उनकी आकृति कैसी थी, उन पे किस देवता का साइन होता था या चिन्ह होता था। मूर्ति कला, मूर्ति कला में क्या है कि मूर्ति कला कैसी होती थी, किस विधि से जो है मूर्तियां का निर्माण होता था, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है नगर नियोजन। नगर नियोजन में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अपने विश्व में, पूरे विश्व में अपनी नगरीय सभ्यता के लिए या नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विश्व में नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर दो भागों में बटे होते थे। एक तो था पूर्वी भाग, नगर दो भागों में बटे होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था उसमें जन सामान्य लोग रहते थे, अर्थात सामान्य जनता के लिए था पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था ये दुर्ग होते थे। इनमें क्या होता था, दुर्ग मतलब किले, इनमें क्या होता था, दुर्ग होते थे या किले होते थे, जो कि ऊंचे टीलों पर स्थित होते थे। ऊंचे टीलों पर स्थित होते थे। ये ऊंचे टीलों पर स्थित होते थे दुर्ग, और क्या करते थे, इन जन सामान्य की सुरक्षा करते थे अन्य विदेशियों के आक्रमण से। नगर नियोजन दो पार्टों में डिवाइड था। जन सामान्य जो पूर्वी भाग था वो जन सामान्य के लिए, और जो पश्चिमी भाग था वो क्या था, दुर्ग या किले होते थे उनमें, और जो कि ऊंचे टीलों पर स्थित होते थे। नगर शतरंज के, जो शतरंज बोर्ड होता है, चेस बोर्ड की तर्ज पर बने होते थे। जो नगर थे वो शतरंज के बोर्ड की तरह बने हुए होते थे, ठीक है, कि नगर क्या होते थे, शतरंज के बोर्ड की तरह बने हुए होते थे, उनकी तर्ज पर बनाए जाते थे। नगर में जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था का मतलब कि जो नालियां थी वो ढकी हुई होती थी, आज की तरह खुली हुई नहीं होती थी। नगर में जो जल निकासी थी वो उत्कृष्ट व्यवस्था थी, अर्थात जो पानी निकलने की, जो घर से पानी निकाला जाता है, सीवरेज जिसको बोला जाता है, तो वो पानी की निकासी क्या होती थी, उसको ढक दिया करते थे। उसके बाद जो नगर में भवन होते थे, नगर के भवन मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। नोट कर लीजिएगा ये बात, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी तरीके से बनाए इस चीज को। नगर के भवन मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर
पीछे की ओर खुला करते थे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी जो मेन सड़क है उस पर नहीं खुला करते थे गेट, पीछे की ओर खुलते थे जो मकान थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि मुख्य सड़क, जो मुख्य सड़क थी, इस मुख्य सड़क को ध्यान रखें, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। मुख्य सड़क को प्रथम सड़क, और जो छोटी सड़कें मिला करती थी मुख्य सड़क से, मेन चौराहों से या मेन सड़कों से जो प्रथम सड़कों से मिला करती थी, जो छोटी छोटी सड़कें मिला करती थी, उनको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। ध्यान रखें दोस्तों, क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस। जो नगर थे, नगर के जो भवन थे, वो मुख्य सड़कों की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुला करते थे, छोटी छोटी सड़कों की ओर, अर्थात पीछे की ओर खुला करते थे। मुख्य सड़क को क्या बोला जाता था, प्रथम सड़क बोला जाता था। और जो मुख्य सड़क से छोटी छोटी सड़कें जुड़ी होती थी, उनको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था, जो छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी। नोट कर लेना इस चीज को भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब जो भवनों की बात करें तो भवन में देखते हैं, भवन मुख्यतः भवन इसमें 3 प्रकार के थे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो भवन होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। एक तो पहला जो प्रकार था वो था सामान्य भवन। सामान्य भवन मतलब जो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, जैसे हम लोगों के लिए जो भवन होता है वो सामान्य भवन। दूसरा था विशाल भवन, दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार था विशाल स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार, जिसको अन्नागार भी बोला जाता है। और कहाँ से मिला है सबसे बड़ा अन्नागार या स्नानागार, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, जिसको जॉन मार्शल ने, मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, और इसको जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक इमारत या निर्माण कहा था, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बन जाता है। भवन 3 प्रकार के थे, सामान्य भवन जिसमें सामान्य जनता रहती थी, विशाल भवन जिसमें राजा महाराजा या रहते थे, और विशाल स्नानागार जो कि सार्वजनिक तौर पे नहाने के लिए बनाया जाता था या सार्वजनिक काम करने के लिए बनाया जाता रहा होगा। और जो ईंट थी, ईंट 1:2:4 के अनुपात में बनाई जाती थी। अब 1:2:4 क्या है, 4 इसमें क्या है, लंबाई है, 2 क्या है, इसकी ऊंचाई है, और 1 क्या है, इसकी मोटाई है। तो ध्यान रखें, ईंट किस अनुपात में बनाई जाती थी, 1:2:4 के अनुपात में ईंटों का निर्माण किया जाता था। यह था हमारा नगर नियोजन कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी विश्व की सबसे प्राचीन या सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। जो नगर थे इनमें 2 भागों में बटे हुए होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग क्या था, सामान्य जनता रहा करती थी पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग में दुर्ग या किले होते थे जो कि ऊंचे टीलों पर स्थित होते थे। नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नगर शतरंज के बोर्ड की तर्ज पर बने हुए होते थे, और नगर में जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी, अर्थात नालियां जो है हमेशा ढकी हुई होती थी। और नगर के भवन की जो मुख्य सड़कें होती थी, मतलब उनके जो भवन थे, जो भवन है, भवन के जो गेट हुआ करते थे, दरवाजे हुआ करते थे, वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पिछले ओर खुला करते थे या छोटी सड़कों की ओर खुला करते थे। मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था, जबकि छोटी सड़कों को, जो प्रथम सड़क से जुड़ी हुई होती थी, उनको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। छोटी सड़कों को, भवन 3 प्रकार से होते थे, सामान्य भवन, विशाल भवन या विशाल स्नानागार। ईंट का अनुपात क्या था, 1:2:4, ठीक है। इसको अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो जीवन यापन करने के लिए क्या कार्य करते थे, है ना, पशु पालते थे या खेती किया करते थे या कोई व्यापार किया करते थे। तो हम देखते हैं, आर्थिक स्थिति जो थी इनकी मुख्यतः वो कृषि आधारित थी, अर्थात सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः कृषि किया करते थे।
ठीक है, मुख्यतः क्या करते थे, कृषि किया करते थे और कुल 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन ये किया करते थे। ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने प्रकार की फसलों से अवगत थे या कितने प्रकार की खेती किया करते थे। कुल 9 प्रकार की जो है वो खेती किया करते थे। इनमें मुख्य कौन सी थी, गेहूं और चावल। इनमें मुख्य कौन सी थी, गेहूं और चावल की, ठीक है। और लोथल से, जो कि हमें देखो यहाँ पर बता भी सकते हैं कि लोथल से क्या मिला था, लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर, ये भी गुजरात में है, रंगपुर से चावल की भूसी के। आर्थिक स्थिति में हम बात कर रहे थे कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो कृषि आधारित व्यवस्था थी उनकी, ये कुल 9 प्रकार की खेती किया करते थे, जिनमें मुख्य क्या थे, गेहूं और चावल की खेती किया करते थे लोग। और लोथल से हमें क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से हमें क्या है, चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगली बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति में क्या कि ये शब्द जो है इनका समाधान कितने प्रकार से होता था, समाज जो है कितने वर्गों में डिवाइड था या कितने वर्गों में बांटा गया था, और इनकी जो सामाजिक स्थिति थी, मतलब जो व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी। तो बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी जो व्यवस्था थी वो मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। अर्थात माता प्रधान हुआ करती थी, घर की मुखिया हुआ करती थी। और मातृ सत्तात्मक व्यवस्था के बाद समाज जो है 4 वर्गों में बटा था। नोट करते चलिएगा, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, इसको भी नोट करें। सबसे पहला था पुरोहित वर्ग, उसके बाद था श्रमिक वर्ग, उसके बाद व्यापारी वर्ग, और चौथा था किसान वर्ग। समाधान के 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे समाधान के 3 प्रकार, वो देखें। एक था दाह संस्कार, जो हिंदू धर्म में होता है। दूसरा था दफनाना, जो मुस्लिम धर्म में होता है। और तीसरा था आंशिक रूप से। इसमें क्या हुआ करता था कि जो बॉडी थी उसको आंशिक रूप से दाह संस्कार करके या दफना करके, और जो बचा हुआ पार्ट होता था वो जानवरों के लिए छोड़ दिया करते थे। ठीक है, चलो फिर दोबारा से देखते हैं एक बार। सामाजिक स्थिति में क्या था कि इनकी जो व्यवस्था थी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की, ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी और समाज 4 वर्गों में विभाजित था। समाज कौन कौन से 4 वर्गों में विभाजित था, पुरोहित वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग। समाधान के 3 प्रकार थे, दाह संस्कार था, दफनाना था और आंशिक रूप से। आंशिक रूप में से बता चुका हूं कि जानवरों के लिए छोड़ देते थे। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में जैसे हम लोगों को पता है कि जो लोथल था वो पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्यों, क्योंकि यहाँ से मनके बनाने का कारखाना और फारस की मुद्राएं हमको प्राप्त हो चुकी थी। देखते हैं विदेशी व्यापार में कि जो सुमेरियन देश, सुमेरियन देश के सारगोन अभिलेख, सुमेरियन देश के सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख हुआ है। और जो सारगोन अभिलेख है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा
ध्यान रखें, 1 नंबर में बनेगा ये क्वेश्चन कि जो सुमेरियन देश था उसमें जो सारगोन अभिलेख स्थित है, उस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नाविकों का देश। जिसका अर्थ क्या है? नाविकों का देश। और जो मेलुहा देश था या मेलुहा जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? हाजा पक्षी। हाजा पक्षी क्या होता है? मोर के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखें इस चीज का कि जो सुमेरियन देश है उसके सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। 1 नंबर में आ चुका है। और मेलुहा का क्या अर्थ है? नाविकों का देश। और जो मेलुहा है वो किस लिए प्रसिद्ध था? हाजा पक्षी मोर के लिए प्रसिद्ध था। बात करते हैं फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं और लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन दोनों ही जगह से, इन दोनों के साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो विदेश से व्यापार किया करते थे। इनके संबंध थे। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं और लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि लोथल जो बंदरगाह है, इससे क्या मिला था हमें? फारस की मोहरें मिली थी, जो उस समय पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लोथल उस समय पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम दौर की मूर्ति कला एवं मुद्रा। दोस्तों हमें पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन मतलब कि ये लोग केवल कांसा बनाना जानते थे, लोहा बनाना नहीं जानते थे। उस टाइम लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है। अब कांसा बनाना जानते थे। ये कांसे की जो भी मूर्तियां बनाते थे उसकी विधि थी मोम विधि। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति बनाया करते थे तो वो धातु कौन सी होती थी? कांसे की हुआ करती थी। और बनाने की जो विधि थी वो मोम विधि थी। बात करें मुद्रा की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं 2 प्रकार से मुद्रा बनाते थे। वो थी एक तो धातु और दूसरा सेल खड़ी। आपके जो ग्रुप सी के एग्जाम है उसमें सेल खड़ी आंसर चेक हो चुका है। सेल खड़ी की मुद्रा बनाया करते थे लोग, धातु और सेल खड़ी की। इनमें क्या हुआ करता था? कुछ मुद्राएं जो है लेख वाली होती थी, मतलब उन पे कुछ ना कुछ छपा हुआ होता था। लेख युक्त और लेख विहीन, अर्थात जिन पे कुछ भी नहीं छपा हुआ होता था, है ना। जो मुद्रा थी वो धातु और सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। उनका आकार चौकोर हुआ करता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी उनका आकार कैसा होता था? चौकोर होता था। 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। और इन पे क्या होता था कि कुछ मुद्राएं जो थी लेख युक्त थी और कुछ लेख विहीन थी। तो जो लेख युक्त मुद्राएं थी वो सर्वाधिक वो जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक लेख युक्त मुद्रा हड़प्पा से प्राप्त हुई है और लेख विहीन मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अर्थात इन जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्राएं हैं उन पर कुछ भी नहीं छपा हुआ होता था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। और जो लेख युक्त मुद्राएं थी इन पर एक श्रृंगी पशु
अगर आपको ऑप्शन में मिले कि एक श्रृंगी पशु या एक श्रृंगी एक सींग वाले सांड का चिन्ह बना हुआ होता था। ठीक है, और दूसरी बात करूँगा, एक अंतिम नोट है, ये ध्यान रखें कि विश्व में या भारत में, सॉरी भारत की बात करते हैं, भारत में कपास की खेती, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कपास की खेती का श्रेय किसको जाता है, सर्वप्रथम कपास की खेती किसने की थी? तो वो जो खेती की थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, इस लॉकडाउन में जो है पढ़ते रहे लगातार, और जल्द ही जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तो क्या होगा, आयोग खुलेंगे और जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए लगातार, और